प्रिय बच्चों, पूर्व के वीडियो में मैंने आपको टीडीएस और एडवांस टैक्स के बारे में संक्षेप में बताया था। और ये टीडीएस किन नियमों के अंतर्गत हमारे इस हाउस प्रॉपर्टी अध्याय पर लागू होता है, इसके बारे में बताया था। संक्षेप में मैं वह नियम दोबारा पढ़ लेना चाहता हूं। ध्यान रखें, यहां दो पक्ष हैं। एक पक्ष है मकान मालिक और एक पक्ष है किराएदार। मकान मालिक आय प्राप्त करता है, अर्थात मकान मालिक करदाता है। किराएदार आय देने वाला है, आय दाता है। तो एसएससी का मतलब मकान मालिक ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए करंट प्रीवियस ईयर में। यह अमाउंट गलत लिखी हुई है। यह अमाउंट होगी 2,40,000। 2,40,000 या उससे अधिक की उसे किराए की प्राप्ति हो। ऐसी स्थिति में किराएदार यानी आयदाता देने वाले किराए, चुकाए जाने वाले किराए पर टैक्स काटेगा। टैक्स काटने से पूर्व का जो किराया होता है उसे कहते हैं ग्रॉस रेंट। और इस ग्रॉस रेंट की आवश्यकता होती है हमें जीएवी में एआरआर कैलकुलेट करने के लिए। और जो टैक्स अमाउंट है वह किराएदार आयदाता गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा। और बैलेंस अमाउंट, जो बैलेंस रेंट है जिसको नेट रेंट कहते हैं, यह करदाता को चुका दिया जाएगा किराएदार के द्वारा। अर्थात हमारा जो करदाता है वह लैंडलॉर्ड हुआ। जब प्रश्न में नेट रेंट बताया हो, जब प्रश्न में लिखा हो कि रेंट रिसीव्ड, या प्रश्न में लिखा हो रेंट आफ्टर टीडीएस, तो इसका अभिप्राय होता है कि हमें नेट रेंट बताया है और नेट रेंट से हमें ग्रॉस रेंट कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला नेट रेंट इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट। सामान्यतः टीडीएस रेट है 10%, परंतु यदि टेनेंट यानी किराएदार यानी आयदाता एक व्यष्टि है या एचयूएफ है और ऑडिट नहीं रिक्वायर्ड है तो टीडीएस रेट होगी 0। अंततः बाकी सब स्थिति में टीडीएस रेट होती 10%। 1 जून 2017 और उसके बाद में अगर रेंट अमाउंट पर मंथ और उसका मकान के हिस्से के लिए 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस रेट हो जाएगी 5%। फिर यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा 2,40,000 है साल भर की किराए की आय या नहीं, उस एक ही मकान से। हम आज एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। मोहन ने एक मकान किराए पर दिया। म्युनिसिपल वैल्यू 10,26,000 रुपीज 25 सितंबर 2019 को रेंट प्राप्त किया। 2021 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक दशा में मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करें। यदि नगर पालिका कर है 10% और 10 मंथ्स का रेंट ही प्राप्त किया गया, 2 महीने का भी आउटस्टैंडिंग है। ये नहीं कह रहा कि डूब गया, ये कह रहा आउटस्टैंडिंग है। 3 क्वेश्चन है। यदि किराया एक कंपनी से प्राप्त होता हो, यदि किराया एक इंडिविजुअल से प्राप्त होता हो जिसकी ऑडिट करवाने के लिए दायी है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसे ऑडिट करवानी पड़ती है अपने अकाउंट्स की, और किराया एक ऐसे इंडिविजुअल से मिला हो जिसको ऑडिट नहीं करवानी पड़ती, तो इन तीनों परिस्थितियों में हमें ये एग्जाम्पल हल करके देखना है। पहले पहचान लें कौन है लैंडलॉर्ड, मोहन। कौन है करदाता, मोहन जो लैंडलॉर्ड है। ठीक है, करते हैं आगे। देखो पहले वाले में चले। पहले का ए बिंदु सॉल्व करें। ए बिंदु, किराया एक कंपनी से प्राप्त किया। आपने पढ़ा कंपनी से जब किराया प्राप्त करते हैं तो टीडीएस रेट होती 10%।
हमें कैलकुलेट करना है ARR। बाकी बातें तो जीवी तो कैलकुलेट कर लेंगे, एवी भी कैलकुलेट कर लेंगे, एमटी कैलकुलेट कर लेंगे। हमें कैलकुलेट करना होता है ARR। और ARR में आपने पढ़ा था हमें कैलकुलेट करना होता है रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल प्लस वैकेंट पीरियड रेंट। ठीक है, ये होना चाहिए बिफोर टीडीएस। तो 10,26,000 रुपए आफ्टर टीडीएस है, प्राप्त हुए, रिसीव्ड। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा होगा प्राप्त किए, रिसीव्ड। और जब रिसीव्ड होता है वो नेट होता है, और जब नेट होता है तो हमें उसको ग्रॉस करना होता है। और नेट को ग्रॉस करने का फॉर्मूला देख लें दोबारा, नेट इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट, ये वाला फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से यहां ये नेट है, इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट, आता था 100 माइनस 10, बन गया 90। तो सोल्व हो गया ना। ये हमारा बन गया 10 महीनों का ग्रोस रेंट बिफोर टीडीएस रेंट। और इंटू 12/10 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12 महीने का रेंट। और हमें 12 महीने का रेंट तो चाहिए, क्योंकि वैकेंट पीरियड 0, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड 0। अब आप कहेंगे ये बकाया शब्द लिखा है। बकाया लिखना गलत नहीं है, बकाया को हम न वसूल हुआ बकाया किराया नहीं मान सकते, ये अनरियलाइज नहीं होगा। ये सिंपल सा, ये रिसीव्ड, ये टू बी रिसीव्ड ऐसा है। जैसे कहते हैं ना रिसीव्ड प्लस एक्रूड, ऐसी इनकम जो रिसीव होनी है। तो ये वो है जो रिसीव होनी है, जो रिसीव हो गई, यानी ये नॉन कैश फॉर्म, ये कैश फॉर्म। इसे आप कंफ्यूज न करें, डूब गया, अनरियलाइज से कंफ्यूज ना करें। ठीक है, आप ध्यान देखिएगा, यहां विशेष बात है किस प्रकार से नेट रेंट से ग्रॉस रेंट निकाल कैलकुलेट किया गया है। क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि हमने पढ़ा था यदि किराएदार इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जिसको ऑडिट करवाना आवश्यक नहीं है तो टीडीएस रेट 0 है। अंत बाकी सभी स्थितियों में टीडीएस रेट है 10%, और ये बनता है 100 माइनस टीडीएस रेट। अब चलते हैं बी में। बी कहता है किराया एक ऐसे वेस्टी से प्राप्त किया गया जिसे अपने बही खातों का अंकेक्षण करवाना आवश्यक है। लायबल है, ऑडिट का करवाना ही पड़ेगा अपने अकाउंट्स का। इसमें क्या बात है? वही बातें, वही पॉइंट्स, वही बातें लागू हो गई जो हमने ए में पढ़ा था। यहां भी तो टीडीएस कटाई था, तो यहां भी टीडीएस कटाई है, और टीडीएस कटा है तो उसी तरीके से हम लोग यहां भी ए की तरह ही इसे नेट से ग्रोस बनाएंगे। ये 10 महीने का है तो इसे 12 महीने में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। यह सी किराया एक ऐसे वेस्टी से प्राप्त किया गया है जिसे अपने बही खाता का अंकेक्षण करवाना दायी नहीं है। अब यहां अगर हम लास्ट ईयर के रूल्स के हिसाब से पढ़े तो ऐसी स्थिति में यहां ग्रोसअप नहीं करते हैं क्योंकि टीडीएस रेट होती है 0। परंतु इस साल ये नियम एक नया आया है, प्राप्त किराया 10 महीने का है और इसे 12 महीने में बदला गया है। परिस्थिति सी में किराया 50,000 रुपए प्रति माह से अधिक होने के कारण उद्गम स्थल पर टैक्स काटा गया, और काटा कितना गया? 5%। यद्यपि वेस्टी से मिला है, उसका ऑडिट करवाना भी जरूर नहीं है, परंतु इस वर्ष से अगर किराए की राशि प्रति माह पूरे मकान की या मकान के किसी हिस्से की ₹50,000 या ज्यादा है तो 50,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा। अब यहां टीडीएस की रेट डिफरेंट हो गई, वो हो गई 5%। तो जब ग्रोसअप करेंगे तो इंटू 100/100 माइनस टीडीएस रेट अर्थात 100 माइनस 5 अर्थात 95।
इसे डिवाइड करके हम ग्रोसअप करेंगे, ये बनेगा 10 माह का और हमें उसे कन्वर्ट करना है 12 माह में, ये 12 महीने का रेंट हो गया। बाकी बातें वही हैं। तो यहां हम लोगों ने पढ़ लिया किस प्रकार से हमें नेट रेंट को ग्रॉस रेंट में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ग्रॉस रेंट हमें चाहिए होता है ARR की कैलकुलेशन में। कब TDS रेट 0% होगा, कब TDS रेट 5% होगा और कब TDS रेट 10% होगा, ये सारी बातें हमने एग्जाम्पल से और थ्योरी से इन 2 वीडियोस में पढ़ ली है।